हेलो बच्चों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हमारा चल रहा था वनस्पति जगत। चैप्टर का नाम था वनस्पति जगत, जो है लेसन नंबर 3 और जो है क्लास 11 का। तो हम इसके बारे में पढ़ रहे थे। हमने पिछले जो लेक्चर हुआ था हमारे, वो वर्गीकरण के बारे में था, जिसमें हमने वर्गीकरण के किस किस वर्ष में वर्गीकरण किया था उसके बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने वनस्पति जगत के लक्षण देखे थे और उसके बाद वनस्पति जगत का वर्गीकरण हमारा चल रहा था। तो वनस्पति जगत का वर्गीकरण था वो हमारा कुछ हो गया था उसमें, तो आगे का आज कंटिन्यू करेंगे हम। आई होप कि बच्चों आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, एक सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने पढ़ा था वनस्पति जगत का वर्गीकरण किस किस ने किया था। वनस्पति जगत का जो वर्गीकरण था वो आइकलर ने किया था। एक बार रिवाइज करवा देती हूँ मैं, जो मैं पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो आइकलर वैज्ञानिक थे जिन्होंने वनस्पति जगत का वर्गीकरण 2 भागों में डिवाइड किया था, क्रिप्टोगेमस और एक था फिनोगेमस। उसके बाद जो क्रिप्टोगेमस थे वो बीज रहित पादप थे और फिनोगेमस थे जो बीज युक्त थे, यानी कि जिनमें बीज होगा फिनोगेमस थे, और जो क्रिप्टोगेमस थे उनमें बीज नहीं था। तो जो क्रिप्टोगेमस थे वो बीज रहित थे, यानी कि जिनमें बीज क्या हो रहा था, बीज नहीं था। तो वो क्रिप्टोगेमस 3 भागों में बटा, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। उसके बाद जो फिनोगेमस थे वो बीज युक्त थे, यानी कि जिनमें बीज होगा। वो भी 2 प्रकार के थे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म को अनावर्त बीजी बोलते हैं और एंजियोस्पर्म को आवर्त बीजी भी बोलते हैं। तो हम थैलोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। तो थैलोफाइटा के बारे में हम पढ़ते। जो थैलोफाइट है वो क्या है, एक प्रकार का क्या है, शैवाल है। तो थैलोफाइट शैवाल है, तो उनके क्या देखेंगे हम, लक्षण देखेंगे। तो जो सबसे पहला लक्षण है, ये इनका नाम थैलोफाइट क्यों रखा गया। अगर हम थैलोफाइट की बात करते हैं तो थैलोफाइट, थैले का मीनिंग क्या है और फाइट का मीनिंग क्या है। फाइट का यानी कि पादप, फाइट मीन्स यानी कि पादप, यानी कि प्लांट, और थैलस का मतलब, थैलो का मतलब थैलस मतलब थैले जैसे आकार का। तो थैले जैसे आकार का तो नहीं कह सकते, हम इसे कह सकते हैं कि ये एक बंद प्रकार का होता है, थैले समान बंद प्रकार का होता है, जिसमें जो थैलोफाइट शैवाल है, यानी कि इसमें इसका आकार ऐसा होगा, यानी कि जो इसमें जो तना, शाखा, पर्ण, पुष्प, जड़, ये क्या होती हैं, इसमें विभेदित नहीं होती। लेकिन अगर हम पेड़ की बात करें तो पेड़ में क्या होता है, तना, पुष्प और पत्ती और जड़, ये क्या होती हैं, भागों में विभेदित रहती हैं। अलग अलग भागों में क्या रहती हैं, विभेदित रहती हैं। तो इसमें क्या होगा, तना, शाखा और पर्ण में क्या होंगी, ये विभेदित नहीं होंगी, यानी कि बटी हुई नहीं होती, इसमें विभेदित नहीं होती। तो इसलिए हम कहते हैं थैलस। और अगर हम दूसरे पादप की बात करें तो वो तना, शाखा, पर्ण, पुष्प और जड़ में क्या होता है, बटा हुआ होता है। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, थैलोफाइट। तो ये हमारा पहला लक्षण, ये हमारा हो गया पहला लक्षण। अगर हम अब दूसरे लक्षण की बात करें तो जो थैलोफाइट हैं ये क्या है, सबसे प्राचीनतम है, यानी कि सबसे पहले जो आए थे वो क्या थे, थैलोफाइट आए थे। तो क्या है, ये प्राचीनतम पादप है, सबसे प्राचीनतम क्या है, ये पादप है, जो सबसे पहले क्या आए थे, पृथ्वी पर आए थे। उसके बाद जो इस समूह में शैवाल आती हैं, इस समूह में क्या आती हैं, सारी शैवाल आती हैं। तो तीसरा लक्षण क्या होगा, इस समूह में क्या आती हैं, सारी शैवालें आती हैं। इस समूह में क्या आएंगी, सारी शैवाल आएंगी। अगर हम मोनेरा में बात करें तो मोनेरा में भी एक प्रकार की शैवाल को रखा गया है और प्रोटिस्टा में एक प्रकार की शैवाल को रखा गया है। अगर हम मोनेरा की बात करें तो मोनेरा में जो है वो नील हरित शैवाल है,
जो एक क्या है, प्रोकैरियोटिक है। लेकिन इसमें जो आती है वो कैसी आती है, यूकैरियोटिक आती है। तो अगर हम बात करें तीसरे लक्षण की, तो जो मोनेरम आती हैं वो कैसे आती है, नीलहरित शैवाल आती हैं, जो एक क्या है, प्रोकैरियोटिक है। लेकिन अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा में भी एक प्रकार की शैवाल है जो डायएटम और डायनोफ्लैजेलेट हैं, जिन्हें हमने पिछले में भी प्रोटिस्टा मोनेरा जगत हम पढ़ चुके हैं पिछले। ये मैंने आपको चैप्टर कंप्लीट करा दिया है और वहाँ पढ़ा था मैंने डायटम और डायनोफ्लैजेलेटा। तो ये एक प्रकार की क्या है, ये भी एक प्रकार की शैवाल है। और नीलहरित ये भी एक प्रकार की शैवाल है। लेकिन ये इसमें थैलोफाइटा में क्यों नहीं रखा गया, इन्हें मोनेरा जगत और प्रोटिस्टा जगत में अलग क्यों रखा गया, इसलिए रखा गया क्योंकि मोनेरा जगत में जो आती हैं ये शैवाल, ये कैसे होती है, प्रोकैरियोटिक है। लेकिन इसमें सारे क्या है, यूकैरियोटिक है थैलोफाइटा में। और उसके बाद जो प्रोटिस्टा जगत है उसमें जो डायटम और डायनोफ्लैजेलेट है वो एक प्रकार की शैवाल है, लेकिन इनमें पीढ़ी एकांतरण नहीं होता, तो इसलिए इन्हें प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। तो थैलोफाइटा में जो आएंगी, इसलिए मोनेरा और प्रोटिस्टा जगत में शैवाल को अलग अलग इसलिए रखा गया है। तो ये हमारा तीसरा लक्षण हो गया। अब अगर हम चौथे लक्षण की बात करें तो चौथा जो पॉइंट है, थैलोफाइट का अध्ययन क्या कहलाता है। थैलोफाइट का अध्ययन जो है वो कहलाता है थैलोलॉजी। थैलोफाइट का जो अध्ययन होगा वो कहलाता है थैलोलॉजी। और थैलोफाइट में सारी शैवाल आती हैं और शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाएगा, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी भी होता है शैवाल का अध्ययन और एक होता है एल्गोलॉजी, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है फाइकोलॉजी। वैसे तो दो प्रकार का अध्ययन होता है, फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो फाइकोलॉजी है हमारे लिए। तो फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन और थैलोफाइट अध्ययन क्या, थैलोफाइट का अध्ययन थैलोलॉजी। और जो शैवाल शब्द दिया था, अब फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो शैवाल जो शब्द दिया था वो किसने दिया था, शैवाल जो शब्द दिया था एक वैज्ञानिक थे कार्ल लिनियस। तो कार्ल लिनियस ने क्या दिया था, शैवाल शब्द दिया था। कार्ल लिनियस ने क्या दिया था, शैवाल शब्द दिया था। अगर हम बात करें फाइकोलॉजी के जनक कौन है, तो 6 पॉइंट जो है फाइकोलॉजी के जनक, फाइकोलॉजी के जनक जो हैं वो फ्रिश हैं। फाइकोलॉजी के जनक जो हैं वो फ्रिश हैं। अगर हम 7th पॉइंट की बात करें, 7th पॉइंट की बात करें तो जो भारतीय फाइकोलॉजी के जनक हैं, यानी कि जो भारतीय इंडियन थे वो कौन थे, वो आइगनर थे, आइनगर। तो भारतीय जो फाइकोलॉजी के जनक थे वो थे आइनगर। भारतीय फाइकोलॉजी के जनक कौन थे, आइनगर वैज्ञानिक थे भारतीय फाइकोलॉजी के जनक। तो ये सभी कैसे होते हैं, 8th पॉइंट, 7 पॉइंट हो गया है हमारे, अब है 8th पॉइंट। अगर 8 पॉइंट की बात करें तो ये सभी कैसे होते हैं, सारे जल में पाए जाते हैं। ये सभी कैसे होते हैं, जलीय होते हैं। सभी क्या होंगे, लवणीय और अलवणीय जल में पाए जाएंगे। लवणीय और अलवणीय जल में क्या होते हैं, सभी पाए जाते हैं। अलवणीय यानी कि समुद्र जल और लवणीय जल यानी कि समुद्र जल, और ये होगा समुद्र जल। तो ये सभी क्या मिलेंगे, दोनों प्रकार के जलों में पाए जाएंगे। तो ये हमारे 8th पॉइंट हो गए। ये सभी कैसे होते हैं, जलीय होते हैं। अब 9 पॉइंट की बात कर लेते हैं, माप और आकार। इनका माप और आकार क्या होता है, अलग अलग होता है। माप आकार में कैसे होंगे, ये भिन्न होते हैं, यानी कि क्या होगी, इनमें भिन्नता होगी, अलग अलग होंगे। यानी कि अगर हम बात करें क्लेमाइडोमोनास,
क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास क्या है? एकल कोश के है। क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला, ये क्या है? एकल कोश के है। ये क्या है? एकल कोश के है। एकल कोश के है। और ये कैसे मिलता है? मुक्त रूप से पाया जाता है। मुक्त यानी कि ऐसे मिलेगा, अलग अलग, मुक्त रूप से अलग अलग मिलेगा। यह है क्लेमाइडोमोनास, जो है एक प्रकार का एकल कोश के हैं, क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला। और अगर हम इसकी बात करें, क्लेमाइडोमोनास के हमने आकार की बात करी। अगर हम कॉलोनी की वोल्वोक्स की बात करें, वोल्वोक्स भी क्या है? एक एकल कोश के हैं। वोल्वोक्स क्या है? एकल कोश के है। और ये कैसे में मिलता है? कॉलोनी के रूप में मिलता है। ये कैसे मिलेगा? कॉलोनी के रूप में पाया जाता है। कॉलोनी के रूप में ऐसे मिलता है, जुड़ा हुआ, ऐसे कॉलोनी से बना के रखते हैं। कॉलोनी के रूप में पाया जाता है। तो वोल्वोक्स किस रूप में मिलेगा? कॉलोनी के रूप में। और क्लेमाइडोमोनास कैसे मिलेगा? मुक्त, यानी कि अलग अलग मिलेंगे। उसके बाद अगर हम यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगोरा की बात करें तो ये बहुकोश के होते हैं और ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं? बहुकोश के होते हैं। और कैसे होता है इनका माप और आकार? तंतु में होता है। यूलोथ्रिक्स की बात करें, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा, तो ये दोनों क्या हैं? एक प्रकार के बहुकोश के हैं। ये कैसे होते हैं? बहुकोश के होते हैं। बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते बहुकोश के होते हैं। और ये यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगोरा कैसे होते हैं? बहुकोश के होते हैं। और ये कैसे मिलेंगे? ज़्यादातर जो थैलोफाइट है वो यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगोरा ही होते हैं। यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा होते हैं ज़्यादातर जो थैलोफाइट है। ज़्यादातर जो मिलेंगे थैलोफाइट में कैसे होते हैं? और इनका माप और आकार कैसे होंगे? तंतुओं में होते हैं। कैसे होते हैं? तंतु में। किस रूप में मिलते हैं? तंतु में रूप में मिलते हैं। बहुकोश के होते हैं स्पायरोगोरा और थैलोफाइट। और किस रूप में मिलते हैं? तंतु में रूप में मिलते हैं। और ज़्यादातर जो थैलोफाइट हैं वो यूलोथ्रिक्स स्पायरोगोरा ही होते हैं। तो माप आकार की हमने बात करी। क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला क्या है? एक प्रकार की मुक्त रूप से मिलेंगे। तो माप आकार की हमने बात करी। माप आकार का मतलब है कि जो इनका आकार होगा और माप होगा वो अलग अलग जाति के लिए अलग अलग मिलेगा, या एक जाति के लिए भी अलग अलग मिल सकता है। यानी कि अगर मान लो, अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में, अगर हम बात करें मनुष्य की, तो मनुष्य में 2 आँख, 2 पैर और 2 हाथ ये कंपल्सरी है कि होंगी। प्रकृति के लिए ये निर्भर है, प्रकृति पर ये डिपेंडेंट है कि 2 आँख, 2 कान और 2 पैर होंगे। लेकिन इनके माप कहीं कम होता है तो कहीं ज़्यादा होता है। कहीं ये अलग अलग संरचना के रूप में मिलते हैं, कहीं कम होते हैं तो कहीं ज़्यादा होते हैं। अगर हम क्लेमाइडोमोनास की बात करें, ये 9th लक्षण है जिसके 3 ABC पॉइंट होगी। क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला एकल कोश के हैं जो मुक्त रूप से मिलते हैं। वोल्वोक्स जो है एकल कोश के हैं, ये कॉलोनी के रूप में मिलते हैं, कॉलोनी बनाकर रहते हैं। और यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगोरा जो हैं वो बहुकोश के हैं, लेकिन तंतु में जैसे कि ऑर्गेन की संरचना के रूप में ये मिलते हैं। तो ये हमारा 9 पॉइंट हो गया। अब अगला पॉइंट देखते हैं। 10वां पॉइंट जो है जनन। जनन कैसा मिलेगा ना? 2 प्रकार का मिलता है, अलैंगिक भी और लैंगिक भी। अलैंगिक भी मिलता है और लैंगिक भी, इनमें
दो प्रकार का क्या मिलेगा, जनन मिलेगा। अलैंगिक को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम बोलते हैं इंग्लिश में। तो जो अलैंगिक जनन होगा, अलैंगिक जनन की हम बात कर लेते हैं। अलैंगिक जनन, तो जनन की बात करें हम, अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार का क्या मिलेगा, जनन मिलेगा। और अगर हम अलैंगिक जनन की बात करते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन, तो इसमें दो प्रकार का, एक खंडी भवन के रूप में अलैंगिक जनन होगा और एक बीजाणु जनन होगा। तो जो बीजाणु जनन होगा उसे हमें स्पोर फॉर्मेशन बोलते हैं और जो खंडी भवन होगा उसे फ्रैगमेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम अलैंगिक जनन की बात कर लेते हैं, यानी कि अलैंगिक जनन में खंडी भवन की बात कर लेते हैं। तो खंडी भवन में अगर हम एग्जाम्पल ले स्पाइरोगोरा का, स्पाइरोगायरा का, स्पाइरोगायरा शैवाल का अगर हम एग्जाम्पल लें तो इसमें ये क्या है, एक प्रकार की स्पाइरोगायरा जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। और उसमें अगर खंडी भवन होगा तो ये दो रूप में क्या होगी, डिवाइड होगी। जैसे ही डिवीज़न होगा, सेल वृद्धि करेगी, उसके बाद क्या होगा, डिवीज़न होगा। तो ये स्पाइरोगोरा जो शैवाल होगी वो दो भागों में क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद फिर सेल वृद्धि करेगी और फिर इनका विभाजन होगा, तो डिवीज़न होगा, तो फिर ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। ऐसे ही इनका क्या होता रहता है, खंडी भवन होता रहता है। तो ये खंडी भवन है। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर बताया मैंने, बहुत सारी कोशिका है, फिर में वृद्धि करेंगे कोशिका, फिर में विभाजन होगा, फिर वृद्धि करेंगे, फिर विभाजन होगा। ऐसे ऐसे इनकी खंडी भवन चलता रहता है। उसके बाद अगर हम दूसरे की बात करें, बीजाणु जनन की, स्पोर फॉर्मेशन की, तो बीजाणु जनन की बात करें अगर हम, तो बीजाणु जनन में अगर हम इसकी बात करें क्लेमाइडोमोनास की, तो क्लेमाइडोमोनास की बात करें तो इसमें ये क्या है, कशाभिका मिलती है, कशाभिका मिलती है। और ये क्या है, क्लेमाइडोमोनास है। क्लेमाइडोमोनास, और ये कैसा है, एकल कोशिकीय। तो अगर हम बीजाणु जनन की बात करें तो क्लेमाइडोमोनास एकल क्या है, एकल कोशिकीय है, जिसमें क्या मिलते हैं, कशाभिका मिलती हैं। यानी कि गमन करने के लिए इसमें क्या मिलेंगे, कशाभिका मिलेंगे। और जैसे ही ये अनुकूल परिस्थिति में ऐसा मिलता है। प्रतिकूल परिस्थिति कैसी होगी, जैसे ही प्रतिकूल परिस्थिति होगी इसमें बीजाणु होंगे, मतलब क्लेमाइडोमोनास एकल कोशिकीय होगा और इसमें, तो इसमें क्या होगा, बीजाणु बनेंगे इसमें क्लेमाइडोमोनास में। और ये बीजाणु जो होते हैं चल बीजाणु होते हैं, यानी कि जिन्हें हम ज़ूस्पोर भी बोलते हैं। तो ये चल बीजाणु जैसे प्रतिकूल परिस्थिति आती हैं तो ये चल बीजाणु क्या होते हैं, शरीर से बाहर निकलते हैं और फिर क्या करेंगे, विभाजन करेंगे। तो ऐसे ही ये क्या करेंगे, जनन करते रहते हैं। जैसे प्रतिकूल परिस्थिति आएंगी तो ये कोशिका फटेगी और कोशिका के फटने के बाद बीजाणु बाहर निकल जाएंगे और बाहर निकलेंगे तो ये फिर क्या करेंगे, जनन करेंगे। तो ऐसे बीजाणु जनन होता है। ये मैंने क्लेमाइडोमोनास का आपको एग्जांपल बताया। ऐसे ऐसे क्लेमाइडोमोनास में बीजाणु जनन होगा और स्पाइरोगोरा में ऐसा होगा। अब अगर हम लैंगिक जनन की बात करें तो हम अलैंगिक जनन की बात कर लेते हैं। अलैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन जो मिलेंगे इसमें युग्म मिलेंगे, गैमेट मिलेंगे। जो गैमेट मिलेंगे वो अगुणित कोशिका होगी, अगुणित कोशिका मिलेगी इसमें। अगर हम लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक जनन अगर हम देखें क्लेमाइडोमोनास और डेविएरियन, क्लेमाइडोमोनास डेविएरियनम में क्या होता है, जो क्लेमाइडोमोनास होगा, अगर एग्जांपल दिया मैंने इसका क्लेमाइडोमोनास डेविएरियम, जो वंश क्लेमाइडोमोनास डेविएरियम एक जाति है और क्लेमाइडोमोनास एक वंश है। तो उसमें जो मिलेंगे आइसोगैमेट वो कैसे होंगे, समयुग्मक होंगे, यानी कि समान होंगे, जिसमें नर मादा को हम नहीं पहचान सकते। आकार क्या होगा, समान होगा और आकृति कैसी होगी, गोल होगी, जिसे हम समयुग्मक को आइसोगैमेट भी बोलते हैं। तो उसमें क्या होगा, लैंगिक जनन होगा जो कैसा होगा, समयुग्मक होगा। अगर हम बात करें दूसरी आकृति और आकार की लैंगिक जनन की, ऐसा तो क्लेमाइडोमोनास प्रोनी ये एग्जाम्पल है दूसरा, जिसमें आकृति क्या होगी, अलग अलग होगी। यानी कि नर और मादा छोटे बड़े हो सकते हैं, जिसमें नर बड़ा भी हो सकता है, मादा छोटी भी हो सकती हैं, या मादा बड़ी भी हो सकती हैं और
छोटे भी हो सकते हैं। तो ये कैसे होगे, असमय युग्मक होगा, जिसे हम बोलते हैं असमय युग्मक, यानी कि आकृति क्या होगी, अलग अलग होगी। तो जिसे हम आइसोगैमेट भी बोलते हैं। तो क्लेमाइडोमोनास ब्रोनी, जो क्लेमाइडोमोनास वंश नाम है और ब्रोनी जाति नाम है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। ये कैसे होंगे, असमय युग्मक होंगे इसमें। तो अगर हम विषम युग्मक की बात करें तो तीसरे पॉइंट की विषम युग्मक में विषम युग्मक भी होते हैं, जिसे हम ओगैमेट्स भी बोलते हैं, क्लेमाइडोमोनास और कोकीफेरा। क्लेमाइडोमोनास जो वंश है और कोकीफेरा एक जाति है। तो क्लेमाइडोमोनास और कोकीफेरा में जो मादा मिलेगी वो गोल होगी, बड़ी होगी, और जो नर मिलेंगे उसमें क्या होगी, नर युग्मक होंगे, तो उनमें क्या होगी, कुशाभिका मिलेगी। आकार आकृति क्या होगी, अलग अलग होगी। आकार भी अलग होगा और उसमें आकृति भी अलग अलग होगी। इनमें तो आकृति सेम मिली थी, लेकिन इसमें आकृति अलग होगी। तो ये विषम युग्मक हो गए, जो अब भी मिलते हैं और अब भी चल रही हैं, यानी कि जीव में अब भी पाए जाते हैं विषम युग्मक। तो अगर हम बात करें तो ये हमारा लैंगिक जन्म यहाँ ख़त्म हुआ। तो हमारा थैलोफाइट्स यहाँ कंप्लीट हुआ। आगे का हम टॉपिक अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आपको बच्चों मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है, तो बच्चों प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप सबका धन्यवाद। आज की वीडियो में यहीं पर एंड करती हूँ। तब तक के लिए आपका, अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।